Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to study about materials, metals and non-metals from NCERT book class 8 chapter 4 part 2. So students, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था कि मटेरियल्स क्या होते हैं. मटेरियल्स इज मेड अप ऑफ मेटर. मेटर से मटेरियल बनता है. एंड मटेरियल्स के दो टाइप्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट पार्ट में. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 का. इसके बाद मैं आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाली थी. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी है. पार्ट 2 में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बताऊंगी. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर. तो जो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मेटल्स. इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस में होती है, नॉन मेटल में होती है. मतलब इस अगर ये इनको छोड़कर जो बचते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं. अब हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो जो क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब हम रिएक्ट कराते हैं किसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ. अगर मेटल एंड नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है. तो आप फेमिलियर है किससे, रस्टिंग ऑफ आयरन से. आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा ना, घर में काफ़ी जगह पर रस्ट हो जाता है आयरन पर, है ना. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब होता है लोहे पर जंग लगना. आप देखते होंगे बारिश में या कहीं पानी लग जाता है तो लोहे पर जंग लग जाती है और वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन. वो थोड़ा सा रेड कलर का दिखाई देने लगता है. ऑलरेडी आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी किया होगा जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को एयर के कॉन्टेक्ट में लाकर बर्न किया होगा. तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये एक्टिविटी आपने 7th क्लास में परफॉर्म किया होगा. अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. इसके अलावा ये भी रस्ट का ही एक प्रोसेस है. दूसरा एक अलग है, जैसे कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने पर क्या करता है. तो अभी क्या, आयरन एक मेटल है जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा होता है ना. आयरन एक मेटल क्योंकि लश्कर भी है, डक्टाइल भी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. अगर वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो FeO बनाता है. और आप देख रहे हैं O2 के 3 एलिमेंट है, तो आप, और Fe के 1 है, और यहाँ पर हमको 3 बैलेंस करना है तो क्या हो जाएगा 3Fe. यहाँ पर हम आयरन में 3 लगा देंगे. अब हमारे हाइड्रोजन के एटम्स बचे हैं तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे. तो ये जो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की. इसके बाद मैग्नीशियम की क्या होती है, 2MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है 2MgO. सो स्टूडेंट ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. 2MgO एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है. ये हो गया आपका 3FeO प्लस H2 और ये हो गया आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये दोनों ही रस्टिंग ऑफ आयरन और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है एयर के कांटेक्ट में, उनकी इक्वेशन है ये रस्टिंग ऑफ आयरन और ये इसके हेल्प में काम आती है. इसके अलावा आप देखते हो कि मतलब समझ में आ गया होगा कि मेटल जो है वो किससे रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है. अब एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कैसे वो रिएक्ट होता है. तो आप देख रहे हो कि एक आयरन के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना लिए और उसको वाटर के कांटेक्ट में लेकर आए. वो वाटर के कांटेक्ट में लेकर आए तो क्या हुआ, उसका कलर रेड हो गया. अब हम चेक करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है. ये रेड लिटमस पेपर को जब हम लेकर आए तो उसका कलर जो है लिटमस पेपर का, रेड लिटमस पेपर का किस में चेंज हो गया है, ब्लू कलर में चेंज हो गया है. अब क्या हुआ है, ब्लू कलर में कौन सी चीज़ें चेंज होती है, तो ब्लू कलर में वो चीज़ें चेंज होती है जो कि बेसिस होती है, बेसिक इन नेचर होती है. तो आपको समझ में हो गया, आगे होगा कि आयरन जो है, आयरन क्या था हमारा, मेटल था. वो मेटल किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया. अब एयर के कांटेक्ट में आया या वाटर के कांटेक्ट में आया तो फिर क्या हुआ, जंग लगा. और जंग वाली जगह पर हमने लिटमस पेपर को रखेंगे. लिटमस पेपर को रखेंगे, रेड लिटमस पेपर को, तो कलर में ब्लू हो गया है. अब ब्लू हो गया है तो ब्लू कलर किसका होता है, बेसिक चीज़ों का होता है, बेसिक इन नेचर, मतलब बेसिस जो होते हैं उनका होता है. तो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हुआ है तो बेसिस हो गया है. और बेसिस हो गया है तो आयरन जो है, मतलब मेटल जो है वो कैसा नेचर में होता है, बेसिस होता है, बेसिक इन नेचर होता है. तो आपको समझ में हो गया, आगे होगा कि जब मेटल की हमने ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराया तो क्या आया कि वो नेचर में कैसा है, बेसिस है, मतलब बेसिक इन नेचर है. इसके बाद और कौन सा कलर होता है उसका,
जंग लगने का रेड कलर होता है, लेकिन वो लिटमस पेपर पे रखते ही ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कॉपर को आपने देखा होगा, कॉपर के बर्तन कभी कभी उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है। क्यों हो जाता है ग्रीनिश कलर? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एयर और मॉइस्ट के कॉन्टेक्ट में आता है। तो कॉपर वेसल इज एक्सपोज इन अ मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। उस पर डल और ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। अब जो ग्रीन मटेरियल है वो किसके साथ रिएक्टिव हो जाता है? हाइड्रोक्साइड, मतलब वाटर H2O के साथ रिएक्टिव होके कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाता है और क्या बनाता है? और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट के साथ आकर कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो देखो, कॉपर वाटर और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या बना रहा है? यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आकर कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉन्टेक्ट में आ रहा है, दूसरा कॉपर कार्बोनेट बना रहा है मॉइस्चर और एयर के साथ। अब क्या होता है इसमें? हम इसमें देखते हैं बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जब एस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, क्या होता है? वो जो राख होती है वो बनती है किसमें? मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं और वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। तो अब क्या समझ में आया कि इस एक्टिविटी से हमको कि क्या हुआ है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिटमस पेपर जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ था। तो जो मेटल्स है वो कैसे है? बेसिक इन नेचर है। मतलब इसमें भी अगर हम कॉपर में भी हम चेंज देखेंगे लिटमस पेपर में लगा के, तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर आएगा। तो ये क्या समझ में आ गया है आपको कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिस होते हैं। ये एक्टिविटी के थ्रू क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ डाउट है या एक्टिविटी अच्छे से समझ में ना आए तो आप मुझसे एक बार और पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं आपको उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। इसके अलावा आप देखते हो बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर। अब सल्फर पाउडर को बर्न करते हो, ये एयर के कांटेक्ट में लाते हो, तो फिर क्या होता है? अगर आप कॉपर का सॉल्यूशन जो है वो ला रहे थे और उसको बर्न कर रहे थे या एयर के कांटेक्ट में ला रहे थे तो कलर ब्लू हो रहा था। लेकिन अगर आप सल्फर पाउडर को बर्न करोगे या एयर के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा? उसका एयर के कांटेक्ट में लागने पर उसका कलर ब्लू लिटमस पेपर टू रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस टू रेड होने पर वो क्या दिखा रहा है कि जो नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने पर वो डिजोल्व इन वाटर सल्फरस एसिड बनाता है, फॉर्म्ड हो जाता है सल्फरस एसिड के फॉर्म में। डिजोल्व हो गया है वाटर में और सल्फरस एसिड बना रहा है। और अभी ये क्या बन रहा है? ये नॉन मेटल है सल्फर, तो ये सल्फर नॉन मेटल है तो सल्फर एसिड बना रहा है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी? एसिडिक। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिस है और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी? एसिडिक है। अब हमको किससे रिएक्शन कराना है स्टूडेंट? अब मेटल्स को हमको रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। तो जो मेटल्स होती है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है किसके साथ? वाटर के साथ। तो हम सोडियम मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ, जल्दी से रिएक्ट कर लेती है, विग्रसली रिएक्ट कर लेती है। तो हम इसको क्या करते हैं? केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है। विच मेटल इज वेरी रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव इन वाटर? तो फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, इन वाटर। इसलिए इसको हमको किस में स्टोर करके रखना पड़ता है? देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। या आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा या आंसर के फॉर्मेट में भी लर्न कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है। जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है तुरंत से रिएक्ट कर लेती है और ग्लो हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं? हमेशा सोडियम जो मेटल है उसको वाटर के साथ रखते हैं, जबकि नॉन मेटल है वो आर स्टोर्ड इन वाटर। नॉन मेटल को स्टोर करके रखते हैं वाटर के साथ क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जल्दी से वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो आपको समझ में आ गया होगा दो प्रोसीजर। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ हमने देखा था कि जो मेटल्स है वो बेसिक होती है नेचर में और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक होती है। दूसरा हमने देखा वाटर के साथ रिएक्शन, तो जो मेटल थी वो जल्दी से रिएक्ट हो रही थी और नॉन मेटल जो है वो क्या होती है? रिएक्ट नहीं होती। तो आपको 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मेटल एंड नॉन मेटल के। जबकि अभी हमको थर्ड जो देखना है वो देखना है रिएक्शन विथ एसिड। अब एसिड के साथ किस टाइप से रिएक्शन होता है? तो हम देखेंगे जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे हम किसी मेटल को, जैसे आयरन मेटल हुआ या फिर कुछ भी हमारा कॉपर हुआ या कोई भी मेटल है, इसको हम
एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस जिसके साथ बनती है उसके साथ क्या होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस ना, पॉप करके आता है। तो अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस बनता है, आता है, और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके अलावा नॉन मेटल जो होती है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, ये कर लेता है, जबकि नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती है किसके साथ, एसिड के साथ। अब आता है रिएक्शन विद बेसिस। जो बेसिस का रिएक्शन है वो क्या होता है, ये भी पॉप साउंड इंडिकेट करता है। दूसरा, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। मेटल रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि नॉन मेटल को कॉम्प्लेक्स है बेसिस के साथ रिएक्ट कराना। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि मेटल्स जो है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, जबकि नॉन मेटल जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमको जो इम्पोर्टेंट है वो हमको देखना है कि जो इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कहाँ कहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। तो नॉन मेटल्स जो है वो अब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लिविंग बींग में, ब्रीथिंग में, क्योंकि हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं, वो नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होती है। नॉन मेटल का यूज़ वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। नॉन मेटल जो होती है कलर में कैसी होती है, पर्पल होती है, और ये जो एंटीसेप्टिक के होल में भी इसका यूज़ करते हैं। नॉन मेटल का यूज़ क्रैकर्स के लिए भी किया जाता है, क्रैकर्स बनाने के लिए। इसके अलावा आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी बोली जाती है, मतलब कि हम आयरन खाते हैं क्या, नहीं, पर हमारे फूड में कहीं ना कहीं आयरन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाते हैं। इसलिए हम ह्यूमन बॉडी के लिए भी कई सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सल्फर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मेटल, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिसमें कूलिंग हीटिंग के लिए भी इसको ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो